अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रफ़ा और आप लोग देख रहे हैं की टू सक्सेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 211 यानी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के हवाले से है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 50 MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपका जो अपकमिंग फाइनल टर्म है उसकी तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आपके फाइनल टर्म के अंदर इसमें से तो कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आना, लेकिन इस वीडियो को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके पेपर में कहीं से भी कोई MCQ आ जाए तो आप बड़ी आसानी के साथ उसे सॉल्व कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको MCQ सॉल्व करवाऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि मैंने इस MCQ को कैसे सॉल्व किया है। तो चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी चीज़ आती है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन है, शेयरिंग थॉट्स है, शेयरिंग फीलिंग्स है और ऑल ऑफ द अबव है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द कम्युनिकेशन। Communication is derived from the Latin word communico, which means to share. Hence, the word communication means the process of sharing. अब communication का जो word है वो communicate से निकला है, जिसका मतलब sharing है। In simple word, communication mean sharing information between two or more than two person or people. It is not limited to the information, but it also include the sharing of information, the sharing of facts, the sharing of ideas, the sharing of thoughts, the sharing of feelings, as well as the sharing of needs. It means that all the things are included in the communication. So जो आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, fill in the blank is an organization which buys the raw material and convert this raw material into the finished goods for selling purpose। कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो आपका रॉ मटेरियल खरीद करती है और फिर उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करके सेल करती है। इसमें ट्रेडिंग कंसर्न है, इसमें परचेजिंग कंसर्न है, इसमें सेलिंग कंसर्न है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। दोस्तों, हमारे पास दो किस्म की जो है कंसर्न होती हैं। एक हमारे पास जो है ट्रेडिंग कंसर्न होती है और एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है। अब जो ट्रेडिंग कंसर्न है ये क्या करती है, ये रेडीमेड बनी बनाई चीज़ें खरीद करती है और फिर आगे उनको सेल आउट करती है। जैसे आपका गाड़ियों का शोरूम हो गया, आपका मोटरसाइकिल का शोरूम हो गया, ये बनी बनाई प्रोडक्ट लेते हैं और फिर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट उसको आगे सेल आउट कर देते हैं। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास कंसर्न है दैट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल, देन कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स एंड देन सेल दिस फिनिश्ड गुड्स टू द एंड कस्टमर। कि वो सबसे पहले रॉ मटेरियल को खरीद करती है, फिर उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स के अंदर और फिर वो फिनिश गुड्स जो हैं एंड कस्टमर को फराहम की जाती हैं। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। अब हमारे क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है हमने देखा है कि कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करके उसको फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर रही है फॉर रीसेलिंग पर्पस। तो आखिरी जो ऑप्शन है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आल्सो टर्म एज फिल इन द ब्लैंक। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट है। दोस्तों, हमारे पास 4 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। इसमें पहली जो स्टेटमेंट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं और इसी को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इट शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये किसी भी कंपनी की
प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है। इट आल्सो शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कंपनी, वो उस कंपनी की आमदनी और अखराजात को भी शो करती है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट इज नोन एज द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या करती है? शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, के उस कंपनी के अखराजात कौन से हैं, उस कंपनी की लाइबिलिटी जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, इस चीज को शो करती है। द थर्ड स्टेटमेंट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज हाउ मच कैश इनफ्लो टू द कंपनी एंड हाउ मच कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कंपनी, कि कितना कैश फ्लो जो है कंपनी के अंदर आया और कितना कैश फ्लो कंपनी से गया। ये जो स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट ही इस बात को शो करती है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट। ये हमारी जो चेंजेस आती हैं इक्विटी के अंदर, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, तो ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट जो है वो इस बात को शो करती है कि हमारी इक्विटी के अंदर क्या चेंजेस आई हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम देखना है, तो वो इनकम स्टेटमेंट होती है। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है an asset that is not physical in nature is called fill in the blank। liquidate asset है, intangible assets हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट है। हमारे पास दो किस्म के एसेट्स होते हैं। टेंजिबल एसेट्स होते हैं दैट हैव फिजिकली एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं, इसके अंदर फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल है, लैंड है, दीज आर ऑल कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर सीइंग द इनटेंजिबल एसेट्स, ये आपके ऐसे एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसके अंदर कॉपीराइट्स हैं, जिसके अंदर गुडविल है, जिसके अंदर आपके ट्रेडमार्क्स हैं। तो ऐसे एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द बिजनेस कैरीज इट्स ऑपरेशन and foreseeable future not liquidate the business, the gap principle is known as separate entity concept, matching concept, going concern concept और materiality concept। तो दोस्तों यहाँ पे गैप जो है ये बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। हम इसके बारे में, वैसे तो ये आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है, लेकिन आप चूंकि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी अकाउंटिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पे एमसीक्यूज कुछ जो हैं वो अकाउंटिंग से भी रिलेट करेंगे। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब यह है कि कारोबार को अलग रखा जाए और उसके ऑनर को अलग रखा जाए। इसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि आपकी जो इनकम है उसके साथ आपने उसी पीरियड के जो है एक्सपेंसेस को भी लेना है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि आपने जो बिजनेस शुरू किया है वो फ्यूचर के अंदर लिक्विडेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये चलता रहना चाहिए, इसको हम गोइंग कंसर्न कहते हैं। तो हमारी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो भी हमारे इस गोइंग कंसर्न के साथ मैच कर रही है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ऑडिटर हु आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज। एक्सटर्नल ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है, बोथ ए एंड बी है और ऑल ऑफ द अबव है। तो ऑडिटर पढ़ने से पहले जो है ऑडिटर देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑडिट होता क्या है। ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट ऑफ एन एंटरप्राइज बाय अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट अदर देन द दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रिपरेशन, कि जो बंदे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उनके अलावा अगर कोई आपके हिसाब किताब को एग्जामिन करता है, आपके रिकॉर्ड को चेक करता है, इट मींस कि दे आर ऑडिट देयर डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट एज वेल एज अकाउंट्स, कि वो आपके रिकॉर्ड्स का, रिपोर्ट्स का और अकाउंट्स का ऑडिट कर रहा है। अब इसमें भी हमारे पास दो किस्म के ऑडिटर होते हैं, एक इंटरनल ऑडिटर है, एक हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर है। इंटरनल ऑडिटर आर दोज ऑडिटर विच आर एग्जिस्ट इन द कंपनी, जो कंपनी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करें तो ये हम बाहर से हायर करते हैं। ये कोई ऑडिटिंग फर्म भी हो सकती है या कोई ऑडिटिंग एसोसिएशन भी हो सकती है।
तो अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, ऑडिटर हु आर वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि यहाँ पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3 4। अब कम्युनिकेशन के अंदर जो है हमारे पास 4 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहला जो है सेंडर है, दैट सेंड द मैसेज, जो मैसेज को सेंड करता है। इसके बाद रिसीवर है, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जो उस मैसेज को रिसीव करता है, दैट इज नोन एज द रिसीवर। इसके बाद आपके पास मैसेज है, मैसेज इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सचेंज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, जो सेंडर से जो एक डेटा या इंफॉर्मेशन जो है जो आपकी सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रही है वो आपका मैसेज है। इसके बाद चैनल है, थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, दैट इज नोन एज द चैनल। वो लेटर के थ्रू भी हो सकता है, वो टेलीफोन के थ्रू भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन फेस टू फेस डिस्कशन भी हो सकती है, वो आपका कोई फैक्स भी हो सकता है। तो अब हमारी कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट हैं वो हमारे पास 4 हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज और चैनल। तो 4 जो है आखिरी ऑप्शन ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, when subordinate tell the problem to their supervisor, that communication is known as fill in the blank, downward, upward, horizontal and all of the above। तो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो 3 तरह की होती है। The first one is the downward communication and the second one is the upward communication and the last one is the horizontal communication, when the supervisor provide the direction to the subordinate about what to do, कि आपने क्या करना है, यानी कि सुपरवाइजर ने सबऑर्डिनेट को या वर्कर को इंफॉर्मेशन दी, तो इट मींस कि दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। व्हेन द वर्कर आर प्रोवाइड फीडबैक टू द सुपरवाइजर, जब आपका वर्कर जो है वो सुपरवाइजर को फीडबैक फ्राहम करता है, आर हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, या डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है, तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि नीचे वाला बंदा जो है वो ऊपर वाले बंदे की सपोर्ट कर रहा है या उसको फीडबैक दे रहा है। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, इसके ऊपर जो है 2 लोग जो सेम लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल द फाइनेंस अकाउंटेंट, ये फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, तो ये दोनों पर्सन जो हैं वो एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। इफ दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर सबऑर्डिनेट जो है वो प्रॉब्लम बता रहे हैं अपने सुपरवाइजर्स को, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी अपवर्ड कम्युनिकेशन है, कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लेटर, कि कौन सा चीज ऐसी है जो लेटर की टाइप है। इसमें इंक्वायरी लेटर है, इसमें आपका कंप्लेंट लेटर है, इसमें आपका ऑर्डर लेटर है, इसमें आपकी ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो इंक्वायरी और इंक्वायरी लिखे हुए हैं बी के ऊपर, ये गलती से लिखे गए। एक जगह पर आप जो है इंक्वायरी की बजाय कंप्लेंट या एडजस्टमेंट लेटर कर लें, तो फिर आपके वो सारे जो हैं आपकी लेटर की टाइप के अंदर आएंगे। इंक्वायरी लेटर क्या है? It is the type of letter organization collect the information, for example, purchasing of furniture, purchasing of raw material, transportation cost from the goods transportation। तो ये आपकी इंक्वायरी है कि हम किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट कितने चार्जेस लेंगे, तो इट मींस कि वी आर इंक्वायरिंग समथिंग, हम कुछ इंक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद आपका ऑर्डर लेटर है। ऑर्डर लेटर के अंदर इन दिस टाइप ऑफ लेटर द ऑर्गेनाइजेशन प्लेस द ऑर्डर फॉर परचेजिंग समथिंग, कि आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं, आप उसका ऑर्डर देते हैं। उसके बाद कंप्लेंट है। इन दिस टाइप ऑफ लेटर द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट अबाउट द ऑलरेडी परचेज गुड्स, कि दीज गुड्स आर डिफेक्टिव, कि ये चीजें जो है ये खराब हैं, तो आप जो है वो बेसिकली कंप्लेंट कर रहे हैं उस कंपनी को। इसके बाद आखिरी जो है एडजस्टमेंट लेटर है। इन दिस टाइप ऑफ लेटर द ऑर्गेनाइजेशन सेंड द लेटर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट, कि हमने जो है अदायगी कर दी है, काइंडली एडजस्ट अवर अकाउंट, आप हमारे अकाउंट्स को एडजस्ट करें,
तो ये आपकी एडजस्टमेंट लेटर की टाइप होगी। तो ये सारे जितने भी लेटर हैं, इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर लेटर है और कंप्लेंट लेटर है, ये सारे लेटर की टाइप्स हैं। तो आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक इफ द मेजर ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स क्वालिटी एश्योरेंस है, द क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्रोडक्टिविटी है और नन ऑफ द अबव है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक प्रोडक्टिविटी है और एक प्रोडक्शन है। देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि इनके अंदर कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। प्रोडक्टिविटी हमें यह बताती है कि हमने अपने कितने जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। मैंने आपको प्रोडक्शन का बताया था, प्रोडक्शन भी आज के ही इसी लेक्चर के अंदर एक जगह पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रोडक्शन क्या होती है। यहाँ पे जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन गेटिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इनटू द मार्केट प्लेस, उसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन के अंदर है हमें प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन दी गई है, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमें शो करती है उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, a plan or estimate for the future expenses and the revenue if term fill in the blank। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और बजटिंग है। तो यहाँ पे जो है वो हमें बजटिंग की डेफिनेशन दी गई है, बजटिंग इज द डिटेल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ गिवन टाइम पीरियड इन फ्यूचर। तो ये हमारा बजटिंग कहलाता है। तो आखिरी ऑप्शन जो डी ऑप्शन है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। मैं हमने पहले दो की अकसाम पढ़ी है, एक हमने टेंजिबल एसेट्स पढ़े हैं, एक हमने इनटेंजिबल एसेट्स पढ़े हैं। अब इनको फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया इनटू द करंट एसेट्स एंड द फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट। अब करंट एसेट्स कौन से हैं? ऐसे एसेट्स जो आपके विद इन अ ईयर और अकाउंटिंग पीरियड कन्वर्ट इनटू द कैश, जो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या ऐसे एसेट्स जिनकी जो यूजफुल लाइफ है वो 1 ईयर हो, 1 साल के लिए हो, तो वो आपके एसेट्स जो हैं कैश इन करंट एसेट्स कहलाएंगे। इसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, डेबिटर है, अकाउंट रिसीवेबल है, ट्रेडर रिसीवेबल है, अकेले रिसीवेबल हैं। तो ये सारे जो हैं हमारे करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट के अंदर मैं आपको बताता चलूं, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है। तो ये सारे आपके फिक्स्ड एसेट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हमें अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री के हवाले से पूछा गया, तो वो हमारे करंट एसेट्स के अंदर आएंगे और सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे हमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया, द मैसेज कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। कि मैसेज जो है वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, अ पर्सन फेस टू फेस डिस्कशन भी हो सकती है। तो ये सारे जो है मैसेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है डी ऑप्शन ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक मीन टू गेट द मटेरियल एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ डिमांड। कि कौन सी टर्म ऐसी है कि जब आपकी डिमांड आए तो आपको मटेरियल अवेलेबल हो, जस्ट इन केस, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन प्रोडक्शन, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जस्ट इन टाइम का, इसके अंदर ये होता है कि आपको मटेरियल उसी वक्त अवेलेबल होता है जब आपके पास कोई चीज का ऑर्डर आता है या डिमांड आती है। इसके कुछ फवाइद भी हैं, इट अवॉइड प्रोडक्शन डिले, इससे आपकी प्रोडक्शन नहीं रुकती, मैनेज कैश फ्लो इन द बेस्ट मैनर, आपका जो कैश फ्लो है वो अच्छे तरीके से मैनेज होता है, इट अवॉइड अनसर्टेनिटीज, इससे अनसर्टेनिटीज भी अवॉइड होती हैं। तो ये जस्ट इन टाइम है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक, oldest purchase cost are transferred to the cost of goods sold while the most recent cost remain in the inventory। LIFO है,
FIFO है, एवरेज कॉस्ट है और नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 मेथड होते हैं, एक LIFO, FIFO और वेटेड एवरेज का है। मैं आपको बता दूं FIFO जो है दैट इज रिप्रेजेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, के जो चीज पहले आई है उसको पहले आप एंटर करें। LIFO है जो चीज बाद में है उसको पहले एंटर करें, और वेटेड एवरेज जो है दोनों चीजों की एवरेज निकाल के उसको आप एंटर कर लें। अब पहले जो है वो LIFO है। इन दिस मेथड द मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड यूनिट आर सोल्ड फर्स्ट, कि जो चीज पहले आई है, जो यूनिट पहले आए हैं वही आप पहले सेल कर रहे हैं। इसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, कि जो चीज बाद में आई है उसको आप पहले जो है वो सेल कर रहे हैं। इसके बाद FIFO है, ये आई थिंक थोड़ा सा उलट हो गया। FIFO जो है दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले आई है आप उसको पहले फरोख्त करें। और LIFO जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो चीज बाद में आई है उसको आप पहले फरोख्त कर दें। ये आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जो आपकी LIFO वाली डेफिनेशन है वो नीचे वाली है और FIFO वाली जो है वो ऊपर वाली है। इसके बाद वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है कि आप दोनों अमाउंट का जो है वो टोटल कर लेते हैं, या कॉस्ट का टोटल कर लेते हैं, उसको 2 के साथ या जितने भी नंबर ऑफ गुड्स हैं उसके साथ तकसीम करते हैं, तो आपके पास जो है वो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे ओल्डेस्ट परचेज यानी कि आपने बाद में जो परचेज किया है वो पहले ट्रांसफर होगा, तो वो आपका LIFO बनता है। रिसेंट कॉस्ट रिमेन इन्वेंट्री, रिसेंट जो कॉस्ट है वो हम, तो यहाँ पे जो है वो LIFO आएगा पहली ऑप्शन, और यहाँ पे जो है वो B ऑप्शन जो है वो गलती से लगी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, फिल इन द ब्लैंक चार्ट दैट शोज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट अलोंग विद द टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच अदर। इसमें गैंट चार्ट है, इसमें पर्ट चार्ट है, इसमें बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो हमारे पास 2 किस्म के चार्ट होते हैं, एक गैंट चार्ट होता है। गैंट चार्ट आर द विजिबल एड that are useful in the loading scheduling. The name of derived from the Henry Gantt, who developed them in the late 80s. The chart shows the use of resources such as work, center and labor. इसके बाद आपके पास PERT चार्ट है। PERT chart stands for Programming Evaluation Review Technique. This was the methodology that was developed by US Navy in 1950 to manage the Pillar submarine missile program. It is commonly used in construction. PERT network is a flow chart which shows the sequence of activities. ये आपकी एक्टिविटीज का सीक्वेंस शो करता है। तो इसका मतलब ये है, हमारे क्वेश्चन के अंदर भी ये स्टेटमेंट मैच कर रही है, तो ये आपका PERT चार्ट जो है आ जाएगा B ऑप्शन। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, all of the following choices represent of the following 4 type of utility. इसमें टाइम यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी है, लॉयल्टी यूटिलिटी है और ऑनरशिप यूटिलिटी है। कि आपकी कौन सी ऐसी टाइप है जो यूटिलिटी के अंदर नहीं आती। अब यहाँ पे जो है यूटिलिटी आ गया, यूटिलिटी इज द वैल्यू ऑफ द कस्टमर दैट इज एडेड बाय द मार्केटर और कंपनी ऑनर्स। इसके बाद टाइम यूटिलिटी क्या, गेटिंग द प्रोडक्ट व्हेन रिक्वायर्ड, जब किसी भी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट रिक्वायर होती है तो और वो उसको मिल जाती है तो इसको हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। इसके बाद प्लेस यूटिलिटी है, द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल वेयर कंज्यूमर वांट इट, जहां पे कस्टमर चाहते हैं कि हमें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए और वो वहां पे मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर फॉलोइंग द प्लेस यूटिलिटी, आप प्लेस यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड लास्ट है, थर्ड ownership utility is the customer value created when someone takes the ownership of the product. जब किसी के पास किसी शय की प्रोडक्ट की ऑनरशिप हो तो उसको हम ऑनरशिप यूटिलिटी कहते हैं। इसके बाद फॉर्म ऑफ यूटिलिटी रेफर टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट सच एज द इट्स शेप, साइज, कलर, फंक्शन एंड स्टाइल, कि मुझे किस रंग का साबुन पसंद है, किस साइज का होना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए, तो ये आपकी फॉर्म यूटिलिटी है। अब यहाँ पे जो है हमें जो है लॉयल्टी यूटिलिटी के बारे में बताया गया है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है, क्योंकि लॉयल्टी जो यूटिलिटी है वो हमारी यूटिलिटीज की कोई भी किस्म नहीं है और यही हमसे पूछा गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। इसमें प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ द अबव है।
तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी। अब जो है हम प्रोडक्शन को देख लेते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, दैट इज नोन एज द प्रोडक्शन। कि जब आप किसी भी चीज को लेकर उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे तो इसको हम जो है प्रोडक्शन कहेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो जवाब आना है वो प्रोडक्टिविटी आना है, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी लेवल इन कम्युनिकेशन 2 3 4 5, के कितने लेवल हैं आपके कम्युनिकेशन के अंदर? तो ये आपके 5 जो हैं वो लेवल हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिएट कम्युनिकेशन, पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन और मैस कम्युनिकेशन। तो ये 5 हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, फिल इन द ब्लैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच बाय गुड्स फॉर रीसेलिंग पर्पस। कि कंपनी जो है वो चीजें खरीद करती है रीसेलिंग पर्पस के लिए, उनको कन्वर्ट नहीं करती। ट्रेडिंग कंसर्न है, परचेजिंग कंसर्न है, सेलिंग कंसर्न है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो यहाँ पे जो है हमारा जवाब ट्रेडिंग कंसर्न आएगा। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, ये फिर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। Which of the following statement show the change of capital of the company? इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है एंड ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट है। We have already studied that the honor equity statement shows the changes in the equity as well as the capital of the company। तो आखिरी जो ऑप्शन है ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट, ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसिव इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक, लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल और इनकम। कि जब हमने इनकम निकालनी हो तो नेट प्रॉफिट जमा एक्सपेंसिव कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमने एक्सपेंसिव निकालनी हो तो नेट प्रॉफिट माइनस इनकम कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमने नेट प्रॉफिट निकालना तो इनकम माइनस एक्सपेंसिव कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने इनकम कैलकुलेट कर दी है, तो नेट प्रॉफिट जमा एक्सपेंसिव जो है वो इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन। इसमें नॉइज है, डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी प्लेस है, डेंजर प्लेस है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एरर जो हैं वो आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द नॉइज एरर, कि आप ऐसी जगह पे बात कर रहे हैं, ऊपर से जहाज गुजर रहा है, तो आपके लिए वो जहाज जो आवाज या शोर पैदा कर रहा है वो आपके लिए नॉइज है। इसके बाद है जो लिसनर हेयरिंग लॉस, कि आपका जो लिसनर है, सुनने वाला है, उसने इंफॉर्मेशन को सुना ही नहीं। इसके बाद तीसरा जो है वो है टेम्परेचर इज कूल और हॉट, कि आपका जो बाहर का मौसम है वो बड़ा गर्म है या फिर बहुत ज्यादा सर्द है। इसके बाद अगला जो है द कम्युनिकेशन ऑन प्लेस ऑफ डेंजर, बल्कि जो आपकी कम्युनिकेशन की प्लेस है वो आपकी डेंजरस है। डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, कोई आपके पास आरा लगा हुआ है मशीन का जिसका बहुत ज्यादा शोर है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है उससे भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, फिल इन द ब्लैंक इज द measure of the effective use of the organization resources। इसमें क्वालिटी एश्योरेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसमें प्रोडक्टिविटी है और नन ऑफ द अबव है। तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन दी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ जस्ट इन टाइम, कि जस्ट इन टाइम जो आपने सिलेक्ट किया था उसके क्या बेनिफिट हैं? इट अवॉइड द प्रोडक्शन डिले, मैनेज कैश फ्लो, बेस्ट मैनर, इट अवॉइड द अनसर्टेनिटीज और ऑल ऑफ द अबव। तो जस्ट इन टाइम के जो हैं वो हमने बेनिफिट्स देखे थे, तो ये जो तीनों बेनिफिट हैं ये हमारे जस्ट इन टाइम के हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, फिल इन द ब्लैंक इज द इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ये आई थिंक कि आपका क्वेश्चन जो है बल्कि ये बिल्कुल ठीक है। इससे जो है आपका जो है जो एवरेज कॉस्ट वाला मेथड है ये उसकी डेफिनेशन दी गई है
कि एवरेज कॉस्ट इज द इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कि आपके टोटल कॉस्ट को जो है आपके टोटल नंबर ऑफ गुड्स से प्रोड्यूस से डिवाइड किया जाए तो आपके पास जो है वो टोटल एवरेज कॉस्ट जो है वो निकल आती है। तो ये इसमें हमारी जो है सी ऑप्शन ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ये फिर आपके यूटिलिटी से हवाले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी रिप्रेजेंट द ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट, कि कौन सी यूटिलिटी ऐसी है जो आपकी प्रोडक्ट की ऑनरशिप को शो करे। इसमें टाइम यूटिलिटी है, फॉर्म यूटिलिटी है, लॉयलिटी यूटिलिटी है और ऑनरशिप यूटिलिटी है। द ऑनरशिप यूटिलिटी रिप्रेजेंट द ऑनरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक एज सेक्स कल्चर और एटीट्यूड। अब ऑडियंस एनालिसिस होता है, इसमें ए जो है दैट इज रिप्रेजेंट द ऑडियंस, उसके बाद यू जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, डी जो है वो डेमोग्राफिक फैक्टर है, इसमें एज जेंडर कल्चर और रीजन आता है, एटीट्यूड नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट है, इसके बाद आपके पास इन्वायरमेंट है ई से, इसके बाद आपके पास एन जो है वो नीड है, सी जो है ये आपका कस्टमाइज है, इसके बाद जो ई है ये एक्सपेक्टेशन है। तो एटीट्यूड जो है वो हमारा डेमोग्राफिक वेरिएबल के अंदर नहीं आता। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द सेलिंग, रिटेल सेलिंग है, इंडस्ट्रियल सेलिंग है, फार्मास्यूटिकल सेलिंग प्रोडक्ट है और ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे हमारी पर्सनल सेलिंग के अंदर रिटेल सेलिंग भी आता है। रिटेल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग सिचुएशन इन विच प्रोडक्ट आर सोल्ड फॉर बायर पर्सनल और हाउस होल्ड। इसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग सिचुएशन इन विच प्रोडक्ट आर सोल्ड टू द बिजनेस इधर द मैन्युफैक्चरिंग आर द प्रोडक्ट फॉर रीसेल। इसके बाद हमारे पास जो है आगे भी कुछ सेलिंग की टाइप है, उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल पर्सन कम्युनिकेट विद द डॉक्टर एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रेजेंट to the doctor and it return the doctor recommend these product to the patient as the most specialized medicine are not allowed to the adverse directly। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी पर्सनल सेलिंग के अंदर आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि आखिरी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द फिल इन द ब्लैंक एंड द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द कंपनी। कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, बोथ ए एंड डी है और नन ऑफ द अबव है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द कैश इनफ्लो एंड द कैश आउटफ्लो ऑफ द कंपनी। तो बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन है सी ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल भी है जिसका नाम टीचर्स ऑनलाइन है। उसके ऊपर मैंने अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखे हैं और ऑलमोस्ट आपके कोई 15 सब्जेक्ट हैं जिनके मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके वहां पे रखे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप टीचर्स ऑनलाइन पे जाएं और वहां पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि उसके अंदर जो है आपका ये बिजनेस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट भी शामिल है। दोस्तों उसका जो URL है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या YouTube के ऊपर जाकर आप टीचर्स ऑनलाइन लिखेंगे तो आपको उसका URL बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, बैलेंस शीट इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक टाइटल एसेट साइड लायबिलिटी साइड एंड ऑल ऑफ द अबव। कि बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आती हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर टाइटल ऑफ द कंपनी आता है जिसमें नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द स्टेटमेंट एंड पीरियड आता है। उसके बाद हमारे एसेट साइड आती है बैलेंस शीट के अंदर और लायबिलिटी साइड आती है। तो ये जो तीनों चीजें हैं बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज द करेक्ट फॉर द अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट प्लस लायबिलिटी इक्वल ऑनर इक्विटी, एसेट इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी इक्वल लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल ऑनर इक्विटी। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस
ऑनर इक्विटी। अब इसके अंदर देखें, अगर हम एसेट और लाइबिलिटी वाली साइड इधर से हम उठा के इधर लाएंगे तो वो माइनस होगी, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स ऑनर इक्विटी। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो ये कोई भी फॉर्म हो सकती है अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो हमारे पास जो लास्ट वाली फॉर्म है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू ऑनर इक्विटी, यानी कि राइट साइड पे जो दरमियान वाली है, वो हमारी इसका ठीक जवाब, यानी कि आखिरी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, when the employee work at the same level are communicating each other, this communication is known as downward communication, upward communication, horizontal communication and all of the above। मैंने आपको पहले भी बताया कि when the employees working at the same level के ऊपर काम कर रहे हैं and they want to communicate each other, और वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस कम्युनिकेशन को जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लेटर विच ऑर्गेनाइजेशन प्लेस द ऑर्डर फॉर परचेजिंग समथिंग, कि कंपनी जो है कुछ खरीदना चाहती है तो कौन से लेटर के थ्रू खरीदेगी? इंक्वायरी लेटर है, कंप्लेंट लेटर है और ऑर्डर लेटर है। इन सारे लेटर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर लेटर हमारा एक ऐसा लेटर है जिसके थ्रू कंपनी जो है वो परचेज कर सकती है। तो आखिरी जो डी ऑप्शन है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, ये फिर वही चार्ट एंड शेड्यूलिंग के हवाले से है कि फिल इन द ब्लैंक इफ द चार्ट दैट द यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज वर्क, सेंटर एंड लेबर। इसमें गैंट चार्ट है, इसमें बार्ट चार्ट है, इसमें बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ द अबव है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके गैंट चार्ट की दिखाई जा रही है। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, ये फिर यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो ये जो बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट हो रही है मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर याद करें ताकि आपके पेपर के अंदर अगर इनमें से कोई एमसीक्यूज आता है तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है उसे सॉल्व कर सकें। और इससे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी पता चल रहा है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक इफ द वैल्यू ऑफ द कस्टमर दैट इज एडेड बाय द मार्केटर, यूटिलिटी है, वांट है, वैल्यू है एंड बेनिफिट है। तो ये जो है हमें यूटिलिटी की डेफिनेशन दी गई है। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? रेडियो है, टेलीविजन है, फिल्म है, ब्राउजर्स है। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मीडियाज होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है थ्रू विच वी हैव प्रमोट आवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, जिनके थ्रू जो है हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपने कस्टमर के दरमियान। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है विच इंक्लूड द रेडियो, टेलीविजन एंड फिल्म, और दूसरा जो है वो नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच इंक्लूड द न्यूज़पेपर, ब्राउजर एंड बिल बोर्ड वगैरह जो होते हैं वो आपके नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका ब्राउजर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपोर्टेशन मोड? ट्रक है, रेलवे रोड है, पाइपलाइन है और ऑल ऑफ द अबव है। कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन मोड है? इसमें आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है उसमें ट्रक भी होता है, इसमें रेल रोड भी होता है, वाटर कैरियर्स भी होते हैं, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, पाइपलाइन भी होते हैं। तो ये सारे आपके ट्रांसपोर्टेशन मोड के अंदर आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटेलर आउटलेट? इसमें सुपरमार्केट है, शॉपकीपर है, कैटेगरी किलर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटलेट दी गई है रिटेलर की। तो इसमें देखें डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें लिखा हुआ है लार्ज प्रोडक्ट लीनियर रिटेलर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट। इसके बाद सुपरमार्केट है, लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर ऑफरिंग द वैरायटी ऑफ फूड एंड फूड रिलेटेड आइटम स्पेशलाइज्ड द डिपार्टमेंट। इसमें सेफ में है, KFC है या इस तरह की है। हाइपर मार्केट है, वेरी लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर कैरिंग द वाइड वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आपस में मिलती नहीं है।
उसके बाद है specialty store carrying on the particular type of good but extensive selection of brand style size। आपके जो है ना स्पेशल प्रोडक्ट हैं, जैसे बाटा की शूज हैं तो वहां पे बाटा के जो शूज हैं वो अवेलेबल होंगे, लेकिन उनका जो कलर है वो डिफरेंट आपको मिल सकता है, स्टाइल डिफरेंट मिल सकता है, साइज डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन ब्रांड एक ही होगा। उसके बाद कैटेगरी किलर है, आर द सुपर स्टोर सच एज दैट वाई आर यू FR office department to dominate the market by stocking every conceivable variety of particular line of merchandise। इसके बाद स्क्रैपेबल मर्चेंडाइज है, जो आपकी चीजें ज़ाया हो जाती हैं उनको बेचने के लिए कोई दुकान है तो उसको हम स्क्रैपेबल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। तो इसमें जो है आपका शॉपकीपर ये नहीं आएगा क्योंकि ये आपकी टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट के अंदर नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल भी है जिसका नाम टीचर्स ऑनलाइन है। उसके ऊपर आपके इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो मेरे अपने रिकॉर्डेड हैं। आप टीचर्स ऑनलाइन पर जाएं, उसका जो URL है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उन लेक्चर्स से जरूर फायदा उठाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो दैट what the business own and what the business owes। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और आपकी ऑनर इक्विटी स्टेटमेंट है। तो आपकी जो बैलेंस शीट है ये आपकी बताती है कि व्हाट द बिजनेस ओन एंड व्हाट द बिजनेस ओव। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड आर टर्म एज लिक्विडेटेड एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, करंट एसेट है और फिक्स्ड एसेट है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपके फिजिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं वो आपके जो है टेंजिबल एसेट्स हैं और जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते वो इंटेंजिबल एसेट हैं। यहाँ पे जो है नॉट द फिजिकली टच, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते तो वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, द चैनल कैन बी लेटर, टेलीफोन, फैक्स, ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको बताया था चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द कम्युनिकेशन इज टेकन अवे, और इसमें जो है वो टेलीफोन भी आता है, इसके अंदर फैक्स भी आता है, फेस टू फेस आपकी डिस्कशन भी आती है, पर्सन की डिस्कशन भी आती है और लेटर्स भी आते हैं। तो ये सारे जो हैं लेटर, टेलीफोन, फैक्स और फेस टू फेस डिस्कशन और पर्सन की डिस्कशन, ये सारे आपके चैनल के अंदर आते हैं। तो डी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड इज नोन एज। प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ द अबव है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स इज नोन एज द प्रोडक्शन, कि उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें ये बताती है कि हाउ मच द कंपनी इज यूजिंग देयर रिसोर्सेज इफेक्टिवली, कि कितना उस कंपनी जो है ना ने अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज किया है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे जो है वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर तो वो हमारा प्रोडक्शन आएगा। तो ये बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, ये फिर वही ऑडियंस एनालिसिस से है। इसमें दिया हुआ है, इन द ऑडियंस एनालिसिस द ए इज स्टैंड फॉर फिल इन द ब्लैंक, एटीट्यूड, ऑडियंस, अटेंडेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑडियंस एनालिसिस के अंदर ए जो है वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, फिल इन द ब्लैंक इज अ सिचुएशन in which product are sold for buyer personal or household use। इसमें रिटेल सेलिंग है, इंडस्ट्रियल सेलिंग है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं और ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे जो है हमारा रिटेल सेलिंग, ये उसकी डेफिनेशन दी गई है कि रिटेल सेलिंग इज द पर्सनल सेलिंग सिचुएशन इन विच प्रोडक्ट आर सोल्ड फॉर बायर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज। तो ए ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि कौन सी चीज ऐसी है जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर नहीं आती। इसमें बिल बोर्ड है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, ब्राउजर है। तो टेलीविजन जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें फिर वही हमें रिटेल आउटलेट्स के बारे में बताया गया। फिल इन द ब्लैंक, वेरी लार्ज प्रोडक्ट लाइन रिटेलर कैरिंग वाइड वैरायटी ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट।
इसमें सुपरमार्केट है, हाइपर मार्केट है, कैटेगरी किलर्स हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर हैं। तो हाइपर मार्केट हमारी एक ऐसी मार्केट है या शॉप है या आउटलेट है जिसके ऊपर आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल हैं बट दे आर अनरिलेटेड ईच अदर, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इफ द प्रोसेस used by the organization to attract the qualified pool of job applicant इसमें सोशलाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है और ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पे हमें ये रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन दी गई है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट द क्वालिफाइड पोल ऑफ जॉब एप्लीकेंट। तो रिक्रूटमेंट सी ऑप्शन जो है ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेलर एंड द पोटेंशियल बायर और द अदर इन द चैनल इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड द बिहेवियर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक, प्रमोशन, पब्लिसिटी, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये जो है हमारी प्रमोशन है जिसके अंदर हम कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेलर एंड द पोटेंशियल बायर होती है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो MGT 211 के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको उसकी तैयारी में काफ़ी मदद देगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये सब्जेक्ट है, और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जैसे ये इतनी मेहनत के साथ मैं वीडियोस बनाता हूं तो आप लोग जो है शुरू से लेकर आखिर तक एक बार इसको ज़रूर देखा करें, और इससे यकीनन आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।